वेलकम टू माय चैनल एग्री मेड इजी। दिस इज स्वाति एंड आज के लेक्चर में हम यूनिट 3 ऑफ जनरल एग्रीकल्चर दैट इज हिस्टोरिकल मूवमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2 यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर रखी हैं एंड अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं देन गो एंड वॉच इट नाउ। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जो कि है हिस्टोरिकल मूवमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। सो इस लेक्चर में बेसिकली हम जानेंगे कि आखिर एग्रीकल्चर का ओरिजिन कब हुआ, किस तरह से एग्रीकल्चर इवॉल्व हुआ, कैसे ह्यूमंस हंटिंग एंड गैदरिंग से मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में भी हम जानेंगे। सो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो इसे हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। सो ह्यूमन का ओरिजिन लगभग 7 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था एंड जो फर्स्ट ह्यूमन था वो ओरिजिनेट हुआ था अफ्रीका में। उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया एंड ह्यूमन चेंज होते गए एंड फाइनली होमो सेपियंस का ओरिजिन हो गया। सो स्टार्टिंग में जो ह्यूमन थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग से अपना काम चलाते थे। फिर उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, जिसमें कि फर्स्ट एनिमल जो उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था वो था डॉग एंड ये थी अराउंड 10,000 BC में। डॉग्स के बाद उन्होंने शीप, गोट, कैटल्स एंड बाकी और भी सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। फिर उन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया क्रॉप्स का। क्रॉप्स में भी उन्होंने फर्स्ट जो क्रॉप था जिसे उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था वो था वीट एंड बार्ली एंड ये उन्होंने 7500 BC में किया था। वीट एंड बार्ली के बाद लोगों ने मेज, राइस, पोटैटो एंड बाकी और भी सारे क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। फिर 3400 BC के अराउंड व्हील्स का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि प्लॉइंग एंड इरिगेशन से जो उनकी क्रॉप्स थी वो और इम्प्रूव हो रही थी। तो 2900 BC में प्लॉइंग एंड इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट हो गई। फिर धीरे धीरे लोगों ने टूल्स इन्वेंट किया एंड वो जो टूल्स थी वो ब्रॉन्ज एंड आयरन की बनी हुई थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन्स इवॉल्व होते गए वैसे ही एग्रीकल्चर भी डेवलप होने लगी एंड लोग मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे, जिसमें कि वेरियस मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर्स एंड और भी नए नए टेक्निक्स लोग यूज़ करने लगे। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली ह्यूमंस जो थे वो ट्रेडिशनल फार्मिंग से मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए। सो ये तो हो गई एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात। अब देख लेते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो इसमें बस हम कुछ सेलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को ही कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो इन सारे इवेंट्स को मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में तैयार करके एंड टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है एंड ये है वो 5 कैटेगरीज। सो इसमें फर्स्ट है प्रोजेक्ट्स, सेकंड है प्रोजेक्ट, मिशन एंड प्रोग्राम्स, उसके बाद नेक्स्ट है कमिटी, देन है योजना एंड स्कीम एंड एट लास्ट है अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। सो हम इसको ऐसे ही सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। सो फर्स्ट है प्रोजेक्ट्स। इसमें हम वेरियस प्रोजेक्ट्स को पढ़ेंगे एंड जानेंगे कि वो किस डेट पे लॉन्च हुई थी एंड उसे किसने लॉन्च किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है श्री निकेतन प्रोजेक्ट एंड ये लॉन्च हुई थी 1921 में एंड इसे लॉन्च किया था आर.एन. टैगोर ने। देन है मार्थन डैम प्रोजेक्ट, ये लॉन्च हुई थी 1921 में एंड इसे लॉन्च किया था स्पेंसर हैच ने। उसके बाद है सेवाग्राम प्रोजेक्ट। सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है ये 1921 में लॉन्च हुई थी एंड इसे स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। इसे याद कर सकते हैं हम कि महात्मा गांधी क्या करते थे, सेवा करते थे। सो महात्मा गांधी ने सेवाग्राम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ओके, अब इसमें एक बात और है कि ये जो 3 प्रोजेक्ट हैं ये 1921 में लॉन्च हुई हैं एंड इसे हम याद रख सकते हैं बाय SMS। ओके, यानी कि श्री निकेतन प्रोजेक्ट, मार्थन डैम प्रोजेक्ट एंड सेवाग्राम प्रोजेक्ट ये सब 1921 में लॉन्च हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इटावा पायलट प्रोजेक्ट एंड ये लॉन्च हुई थी 1948 में एंड इसे लॉन्च किया था एल्बर्ट मेयर ने। एंड लास्ट है हमारी नीलू खैरी प्रोजेक्ट या मजदूर मंजिल, जो कि लॉन्च हुई थी 1965 में एंड इसे लॉन्च किया था श्री SK दे ने।
सो ये तो हमने बात कर ली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स एंड मिशंस की। सो अब नेक्स्ट है प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट एंड मिशन। सो इसमें सबसे फर्स्ट देखते हैं चलिए प्रोग्राम्स को। एंड इसमें जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो है इनिशिएटेड हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, एंड ये स्टार्ट हुई थी 1966 में। सेकंड है DPAP यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो कि लॉन्च हुई थी 1973-74 में। देन नेक्स्ट है NREP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो कि लॉन्च हुई थी 1980 में। उसके बाद नेक्स्ट है DDP यानी कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि लॉन्च हुई थी 1977-78 में। देन है IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट हुई थी 1978 में, एंड इसे हम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज, एंड ये स्टार्ट हुई थी 1986 में। इसके बाद है IWDP यानी कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट हुई थी 1989 में। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोजेक्ट्स। सो हमारी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो कि आई थी 1957 में। एंड सेकंड है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, एंड ये आई थी 1971 में। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसमें कि फेज़ 1 जो था वो आई थी जनवरी 1979 में, एंड फेज़ 2 आई थी 1986 में। देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट यानी कि NAEP, एंड ये आई थी 1983 में। अब नेक्स्ट है मिशन। सो इसमें टोटल हम 3 मिशन के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है हमारा NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, एंड ये स्टार्ट हुई थी मई 2005 में। देन सेकंड है NBM यानी कि नेशनल बैम्बू मिशन, एंड ये स्टार्ट हुई थी 2006 to 2007 में। उसके बाद है NFSM यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एंड ये आई थी 2007 में। सो अब जो हमारी जो थर्ड कैटेगरी है वो है कमिटी। सो इसे देख लेते हैं। सो हमारी जो फर्स्ट कमिटी है वो है इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1921 में, एंड इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि कॉटन रिसर्च को इंडिया में प्रमोट किया जा सके। उसके बाद हमारी सेकंड कमेटी है इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1931 में, एंड इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि लैक की ट्रेड को एंड लैक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप एंड इम्प्रूव की जा सके। देन हमारी नेक्स्ट कमेटी है इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1936 में, ताकि जूट प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सके इंडिया में। सो जो हमारी अब नेक्स्ट कमेटी है वो है इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1944 में, एंड इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि शुगर केन रिसर्च को इंडिया में प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट किया जा सके। सो हमारी नेक्स्ट कमेटी है इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी। ये जो कमेटी थी इसे इस्टेब्लिश की गई थी 1945 में, एंड इसे इस्टेब्लिश की गई थी टू प्रमोट द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट इंडस्ट्री इन इंडिया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमेटी है इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी। ये जो कमेटी है इसे इस्टेब्लिश की गई थी 1945 में, एंड इसे इस्टेब्लिश की गई थी ताकि टोबैको इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सके इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन सेंट्रल ऑयलसीड कमेटी। ये कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी 1947 में, यानी कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तब, एंड इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो ऑयलसीड कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग है उसको इंडिया में इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी जो है वो है अरेका नट कमेटी, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में, एंड इसे इस्टेब्लिश किया गया था टू प्रमोट अरेका नट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इन इंडिया। देन नेक्स्ट कमेटी है स्पाइसेस एंड कैश्यू नट कमेटी, एंड इसे इस्टेब्लिश की गई थी 1958 में फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस एंड कैश्यू नट। सो ये तो बात कर ली हमने कमिटीज़ की। सो अब नेक्स्ट कैटेगरी है योजना एंड स्कीम्स। सो हमारी फर्स्ट योजना है अंत्योदय अन्न योजना, एंड ये एक फूड सिक्योरिटी स्कीम है जो दिसंबर 2000 में लॉन्च हुई थी, एंड ये स्कीम उन फैमिलीज़ के लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं।
एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बीपीएल फैमिलीज़ को मिनिमम प्राइस में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना। ठीक है। सो हमारी जो नेक्स्ट योजना है वो है पीजीएसवाई यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। एंड ये जो योजना थी ये एक रूरल डेवलपमेंट स्कीम है जो 2000 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था विलेज को ऑल वेदर पक्का रोड से कनेक्ट करना। ओके, सो ये स्कीम विलेज को पक्का रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। सो जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। एंड ये स्टार्ट हुई थी 1998 में। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स को टाइमली एंड अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करना ताकि उन्हें मनी लेंडर्स पे डिपेंड ना होना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट योजना जो है वो है हमारी RKVY यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2007 में लॉन्च हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स का डेवलपमेंट करना एंड साथ ही साथ फार्मर्स का इनकम बढ़ाना। सो जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है NAIS यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। एंड ये जो स्कीम थी इसे लॉन्च किया गया था 1999 में। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स को क्रॉप लॉस से प्रोटेक्ट करना और उनकी इनकम स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। सो जो हमारी लास्ट स्कीम है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो कि स्टैब्लिश हुई थी 2006 में। एंड ये जो स्कीम थी वो 2005 में लॉन्च हुई थी एज नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एंड इसका मेन एम है दैट एवरी रूरल हाउस होल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स को कम से कम 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर प्रोवाइड किया जाए। सो ये थी कुछ योजना एंड स्कीम्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। सो इसमें फर्स्ट है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि स्टैब्लिश हुई थी देहरादून में 1906 में। नेक्स्ट है ग्रेट बंगाल फेमाइन जिसे हम ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। एंड ये जो ग्रेट बंगाल फेमाइन थी ये कब अगर हुई थी? ये हुई थी 1943 में। उसके बाद नेक्स्ट है DPPQS यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज एक्ट फरीदाबाद। सो इसका मेन एम था प्लांट एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम पेस्ट डिजीजेज एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को सेफली इंश्योर करना। देन है GATT। सो GATT का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सो ये एक मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट था जो कि 1948 में लागू हुआ था। इसका मोटिव था इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना बाय रिड्यूसिंग टैरिफ एंड रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स। ये एक टेम्पररी एग्रीमेंट थी एंड 1995 में इसे WTO ने रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट है NAFED जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। एंड इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी अक्टूबर 1958 को। देन फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इंडिया की है वो कौन सी है? GB पंत। एंड ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1960 में ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ USA। देन नेक्स्ट है NSC यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1963 में। उसके बाद है फर्स्ट DG ऑफ ICR कौन थे? वो थे डॉक्टर BP पॉल। देन है 1966 एंड 67 इज रिगार्डेड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन ईयर। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे इंडिया में? वो थे MS स्वामीनाथन। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो क्या होगा उसका आंसर? नॉर्मन E बोरलॉग। उसके बाद है ARS यानी कि एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस। वो स्टार्ट हुई थी 1973 में। देन जो ASRB है जिसे हम एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के नाम से जानते हैं उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 नवंबर 1973 में। एंड लास्ट है ये जो फर्स्ट KVK थी पौंडीचेरी में उसे रिकमेंड किया था मनमोहन सिंह मेहता ने अंडर TNAU कोयम्बटूर इन 1974।
सो ये तो हमने बात कर ली अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की। सो आइए इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सो सबसे पहले हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल इवेंट्स इन एंशिएंट एग्रीकल्चर, जिसमें कि हमने एक छोटी सी स्टोरी से इसे समझा था। उसके बाद हमने देखा था हिस्टोरिकल इवेंट्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, जिसमें हमने टोटल 5 कैटेगरीज पढ़ी थी। एंड टोटल 5 कैटेगरीज में सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट्स को। प्रोजेक्ट्स में हमने टोटल 6 प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने हर एक प्रोजेक्ट पे देखा था कि कब वो लॉन्च हुई एंड किसने उसे लॉन्च किया था। उसके बाद हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट मिशन एंड प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा था। एंड उसके बाद हमने फिर कमिटीज़ देखी थी, जिसमें वेरियस कमिटी के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने कुछ योजना एंड स्कीम के बारे में जाना। एंड एट लास्ट हमने अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देखा, जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इवेंट्स पढ़े। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And if you have any queries regarding this lecture, then do write in the comment section. I will definitely try to solve it out. And thank you for watching this video till the end. Keep learning with AgriMadeEasy. Thank you and have a great day.